बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिनकी जानिब से 3 ट्रांसफरिंग जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी को ख़त लिखा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया था। उन 5 जजेस के लिए इमरान खान ने एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाजरीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने मैदान संभाल लिया है। बल्कि मैदान की जगह पे मुनासिब लफ्ज़ ये होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। और ये ड्राइविंग सीट मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ संभाली है। तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इमरान खान साहब के सौतेले बेटे और बुशरा बीबी साहबा के सगे बेटे को गिरफ़्तार किया गया है। ना सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है बल्कि मूसा मानिका ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। इस खबर की तफसीलात पर भी आएंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक स्कैंडल की जो ख़बर है उसकी तफसीलात से, जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जो कोहिस्तान का 40 अरब का जो स्कैंडल है, उस स्कैंडल के जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब, जो कि गिरफ़्तार हैं, हिरासत में हैं। ठेकेदार मोहम्मद अयूब ने प्ली बारगेन की दूसरी दरख्वास्त दी है और अपनी दूसरी एप्लीकेशन में ठेकेदार मोहम्मद अयूब ने नैब से कहा है कि वो 3 अरब 45 करोड़ रुपए, कोहिस्तान स्कैंडल का जो करप्शन का मुबैना करप्शन का केस है, उसमें 3 अरब और 45 करोड़ की प्ली बारगेन करने के लिए तैयार है। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में सवाल आएगा कि स्कैंडल तो 40 अरब का है, ये प्ली बारगेन सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए की हो रही है। तो नाज़रीन, ये स्कैंडल इसी तरीके से सामने आते हैं। स्कैंडल की मालियत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअली उसमें जो खुर्द-बुर्द होती है वो रकम कम होती है। यानी अगर आपने कोई गाड़ी ख़रीदी है सरकार की तरफ से तरीक़ाकार को अडॉप्ट ना करके, वो गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की, और उस गाड़ी की डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए आपने 5 लाख रुपए इजाफी किसी को दिए हैं, जिसको कभी ओन कहा जाता था, तो वो जो स्कैंडल बनेगा ना, वो 5 लाख किसी बुक में नहीं होगा, तो वो स्कैंडल बनेगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो 1 करोड़ का था, तो 5 लाख कहाँ से दे दिए गए। यहाँ पर भी 40 बिलियन का जो स्कैंडल है, उसमें ठेकेदार ने 3 अरब और 45 करोड़ की प्ली बारगेन की ऑफ़र की है। लेकिन इनकी दूसरी दरख्वास्त है। इससे पहले भी इन्होंने प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसमें अमाउंट कम थे, कम रकम की ऑफ़र की थी। अब इन्होंने 3.5 अरब की रकम की ऑफ़र की है और कहा है कि 3 अक़सात में रकम देने के लिए तैयार हूँ। अब ये कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब वो हैं जिन्होंने PTI के रहनुमा आज़म सवाती साहब से इल्ज़ाम के मुताबिक, नैब की तहकीकात के मुताबिक, कि मार्केट रेट से कई गुना ज़्यादा कीमत पर आज़म सवाती से वो प्लॉट मकान ख़रीदा गया था। तो आज आज़म सवाती साहब की भी पेशी थी। आज़म सवाती साहब नैब के ऑफ़िस में पहुँचे हैं और वहाँ पे रहे हैं। तफ्तीशी टीम के सामने जो सवालात थे वो पेशी, वो सवालात, अब पता नहीं क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया गया, लेकिन आज़म सवाती साहब वहाँ पे पेश हो गए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि मरकज़ी मुल्ज़म प्ली बारगेन करना चाह रहा है, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़म को फिर बताना पड़ेगा कि आज़म सवाती से जो आपने मकान ख़रीदा, जिसकी वैल्यू मिसाल के तौर पे मार्केट की 1 करोड़ की थी, आपने वो 50 करोड़ 60 करोड़ में क्यों ख़रीद लिया। उस मकान में ऐसा कौन सा सोना उगता था, उस मकान में लगे जो दरख्त थे उस पर कौन से डॉलर का फल जो है वो लगता था कि आपने इतना महंगा ख़रीदा। तो लेकिन बहरहाल इस स्कैंडल में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन नाज़रीन, जो मौलाना साहब ने हाथ संभाला है वो ख़बर भी बड़ी दिलचस्प है। आपको पता है कि
21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इजलास होने जा रहा है और सेनेट का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन से पहले मैंने अभी कहा है कि इजलास होने जा रहा है, इजलास नहीं इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों के अरकान ने हलफ भी लेना है, तो हलफ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, लेकिन अब इजलास भी 20 जुलाई को बुला लिया गया है। गंडापुर साहब ने एडवाइस किया है और गवर्नर साहब ने 20 जुलाई को इजलास बुला लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत थी वहाँ पर भी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जाके अदालत से ये कहा है कि जो केस आपके पास नून लीग के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का है, ये केस गैर मौसर हो चुका है क्योंकि वज़ीर आला ने 20 जुलाई का इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को अरसाल कर दी है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने केस तो गैर मौसर करार दे के खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। दूसरी जानिब सेनेट के इलेक्शन से पहले 3 और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो नून लीग और मौलाना साहब की जमात में जो एक इशू चल रहा था, नून लीग कह रहे थे हमारे भी 8 अरकान हैं, पीटीआई मौलाना साहब की जमात के भी 8 अरकान हैं, 8 या 7 अरकान हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें मौलाना साहब को ज़्यादा दे दी गई। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो टास्क का फैसला दिया था, नून लीग की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया था कि जो एक इजाफी रुकन मौलाना साहब की जमात को दिया गया इसका टास्क होगा। नून लीग टास्क जीत की, वो रिज़र्व सीट नून लीग को मिल जाएगी। मौलाना साहब जीत गया, रिज़र्व सीट मौलाना साहब की जमात को मिल जाएगी। तो अब यह हुआ है कि मौलाना साहब ने जो शिकवा किया था, शिकवा था यह धमकी थी कि इनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता सेनेट के इलेक्शन में, ये तो हमारे खिलाफ अदालत में चले गए हैं सिर्फ एक सीट के लिए, इनके साथ कैसे इत्तेहाद कर लें। तो मौलाना साहब की वो बात बड़ी दूर जा के लगी है और बिल्कुल निशाने पे लगी है। और अब नून लीग ने मौलाना के साथ ये मामला एक सीट का जिस पर टास्क का फैसला भी इलेक्शन कमीशन का आ चुका है, इस पर इफ़ाम व तफ़हीम से इस मामले को हल कर लिया है। नून लीग रिज़र्व सीट से दस्तबरदार हो गई है और दस्तबरदार होने के बाद अब वो सीट जैसे पहले मौलाना साहब के पास थी, अब वो मौलाना साहब की जमात में ही रहेगी, जमीयत उलमा इस्लाम पे कोई वो सीट मिलेगी। दूसरा, एक और खातून रिज़र्व सीट का मामला था जिसमें टास्क कराने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था। अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के दरमियान वहाँ पे टास्क हुआ है और वहाँ पे टास्क अवामी नेशनल पार्टी जीत गई है और अवामी नेशनल पार्टी को टास्क जीतने के बाद ख़वातीन की एक इजाफी सीट मिल गई है। और तीसरी डेवलपमेंट सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो हुई है, पंजाब के वो 26 तहरीक इंसाफ के अरकान जिनको मुअत्तल कर दिया गया था, आज पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो बैठक हुई है, उसमें मामला तय पा गए हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। काश ये इत्तफ़ाक़ राय मरकज़ की सतह पे भी हो जाए। इमरान खान साहब की जमात की मौजूदा क़यादत, ख़ुद इमरान खान साहब, उनका मरकज़ में भी शहबाज शरीफ के साथ कोई इत्तफ़ाक़ राय हो जाए, पाकिस्तान का भला होगा, तहरीक इंसाफ का भला होगा, नून लीग का भला होगा और सबसे बढ़ के इस अवाम का भला होगा। तो वो जो पंजाब में इत्तफ़ाक़ राय हुआ है 26 अरकान के मामले पे, उसमें अब ये 26 अरकान सेनेट के इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे क्योंकि सेनेट की एक सीट पंजाब की भी खाली है जिस पर 31 जुलाई को इलेक्शन होना है। उस 31 जुलाई की खाली एक सीट में अब तहरीक इंसाफ के 26 अरकान भी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। लेकिन इस इत्तफ़ाक़ राय का हतमी जो ऐलान है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब करेंगे। लेकिन आज इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी शेख वकास अकरम साहब की, जिसमें वो बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा को सहूलियत नहीं है, 22 घंटे इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जाता है। मेरे ख्याल से जो बार बार हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता है, पंजाब हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता है, वजारत दाखिला पे लगता है, अडयाला जेल के इंतज़ामिया पे लगता है, हुकूमत को ये चाहिए कि एक सहाफ़ियों का डेलीगेशन तैयार करे और अडयाला जेल का उनको विज़िट करवाया जाए, दिखाया जाए इमरान खान जिस 7 सेल्स के कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहाँ पे क्या सहूलियात हैं, वॉक करने के लिए इमरान खान साहब के लिए कितना एरिया है, एक्सरसाइज की मशीन, दीगर सहूलियात जो किचन खान साहब के लिए मुख्तस किया गया है, जो बावर्ची है
उसका इंटरव्यू किया जाए, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है खान साहब को तो कैद तन्हाई में रखा गया है, 22 घंटे वो जेल में रहते हैं। अगर 22 घंटे वो जेल में रहते हैं तो भाई वो वॉक कब करते हैं? फिर खान साहब के लिए वॉक के लिए पूरा सेल बनाया गया है, खान साहब को एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल दिया गया है, वो डोले शोले बनाने के लिए डंबल खान साहब ने मंगवाए थे। वो फिर खान साहब वक्त कहाँ पे सर्व करते हैं? दूसरा, वकास अकरम साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पंजाब में 290 मकानात गिर गए हैं, 63 लोगों की अमवात हो गई हैं। मेरे ख्याल से इस पर तहरीक इंसाफ को बात नहीं करनी चाहिए थी। जब आपने सवात में कोई तूफ़ान नहीं था, कोई बारिश नहीं थी, अभी तो 2 दिन से तूफ़ानी बारिशें हो रही ना पंजाब में, रावलपिंडी में, बल्कि रावलपिंडी से लेके लाहौर की पट्टी तक तो मूसलाधार बारिश है। 24 घंटे तो इस्लामाबाद पिंडी में बारिश हुई है, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 200 मिलीमीटर तो सुबह तक ये रिकॉर्ड सामने आया था, इदाद व शुमार सामने आए थे कि 200 मिलीमीटर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश हुई है। तो सुबह से लेकर शाम तक तो अब भी बारिश हो रही थी। ऐसी तूफ़ानी बारिश का आप अपने हालात के साथ क्या मुकाबला कर सकते हैं? जहाँ पे मोटरवेज एरिया आप आ जाएं, जहाँ पे डैम जो है वो टूट जाएं छोटे सैलाबी रेले से, सैलाबी तुगयानी से, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत ने रेन एमरजेंसी का नफाज कर दिया है। NDMA ने एमरजेंसी का ऐलान कर रखा है, पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर पंजाब में छतें गिरने से अमवात हो गई हैं, उसमें पंजाब हुकूमत का क्या कसूर है जी? अगर पानी का इतना रेला आया है कि उसमें खड़ी गाड़ियां बह गई हैं, उसमें पंजाब हुकूमत क्या कर सकती थी? ये बारिश इतनी ज़्यादा होगी कोई एक्सपेक्टेड था? नहीं था। लेकिन जो कुछ सवात में हुआ, वहाँ पर तो वो ख़ानदान सामने खड़े रहे, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे खड़े रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, कोई नहीं पहुँचा। उसका इसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आपको तो PTI वालों को तो इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। फिर चीनी के ऊपर बात की कि हुकूमत पहले चीनी एक्सपोर्ट करती है, अब इम्पोर्ट कर रही है। खान साहब के दौर में जो चीनी का स्कैंडल था, खान साहब ने खुद तहकीकात कराई थी। किसके खिलाफ एक्शन लिया गया? किससे पैसे निकलवाए गए? मोने सलाही का नाम आया था, काफली का नाम आया था, चौधरियों का नाम आया था। खान साहब ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। तो कम से कम खान साहब को इस पे बात नहीं करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को चीनी स्कैंडल पे बात नहीं करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने अगर पहले चीनी एक्सपोर्ट की थी, उसकी वजह यह थी कि वापर चीनी मौजूद थी, और आज भी चीनी के वापर ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों को देखते हुए कि गंदम की जो पैदावार हुई है वो कम हुई है, तो चीनी की जो डिमांड और जो सप्लाई है उसमें फ़र्क आ सकता है, और फ़र्क के नतीजे में बेयकीनी और कीमतें ऊपर जा सकती हैं। तो हुकूमत ने पेशगे इक़दाम उठा लिया। अब सवाल आप करें कि आपने फिर पहले एक्सपोर्ट क्यों की थी? पहले एक्सपोर्ट यहाँ पे इसलिए भी की जाती है कि आइंदा फसल आने से पहले आपने वो पहले वाली चीनी गोदामों से निकालनी होती है। अपना मुनासिब स्टॉक रख के, ज़ख़ीरा रख के आपने सारी चीनी वो निकालनी होती है। यहाँ पर तो शुगर मिलें किसानों को कीमत अदा नहीं करती। क्यों अदा नहीं करते? भी हमारी चीनी बिकेगी तो आपको भी पेमेंट कर देंगे। और अगर पहले चीनी स्टॉक में मौजूद हो, पहली चीनी अगर स्टॉक में मौजूद हो, फिर शुगर मिल मालकान क्या करते हैं कि नई आने वाली जो फसल है उसकी कीमत नहीं देते। अगर 500 रुपये मन गन्ना है, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, वो फिर जब पहले वाला चीनी का स्टॉक पड़ा होता है वो 100 रुपये किलो गन्ना लेते हैं। किसान बेचारा पिस जाता है। तो ये एक हिकमत अमली होती है, एक तरीक़ाकार होता है। अभी भी ज़ख़ायर मौजूद हैं, लेकिन मुस्तक़बिल के लिए हुकूमत ने इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना है वो ख़बर नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं जिनकी सीनियरिटी का इशू था, 3 ट्रांसफ़र जजेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, सरफराज डोगर साहब, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। और उनकी जब सीनियरिटी आमिर फ़ारूक साहब ने डिटरमिन की थी, तो आमिर फ़ारूक साहब ने सरफराज डोगर साहब को सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर किया था। और फिर जब आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आ गए
तो उनके बाद फिर सरफराज डोगर साहब सीनियर तरीन जज थे, उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। लेकिन उन 5 जजेस ने उस सीनियरिटी के फैसले को चैलेंज किया था, जिस पर 5 जजेस ने समाअत करने के बाद अपना फैसला 19 जून को अनाउंस कर दिया था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि 19 जून के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उसमें भी इमरान खान साहब फरीक थे। इमरान खान की दरख्वास्त थी कि इन 3 जजेस का जो ट्रांसफ़र किया गया है गैर आइनी है, ये ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। और फिर ये कहा गया कि ये ट्रांसफ़र इमरान खान की तरफ से कहा गया कि इसकी मयाद होती है, अबूरी ट्रांसफ़र होता है, इन जजेस को हलफ उठाना चाहिए, ये बग़ैर हलफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन के ऑफिस में बैठ नहीं सकते। लेकिन अदालत ने उनकी पटिशन के इस्तदा को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने दोबारा दरख्वास्त दायर की है इंट्रा कोर्ट अपील, जिसमें खान साहब ने कहा कि अदालत ने अपने फ़ैसले में 19 जून के फ़ैसले में आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175 को मिसकंस्ट्रू किया है, दुरुस्त तशरीह नहीं की है। और इमरान खान साहब भी कहते हैं अपनी इस दरख्वास्त में कि दीगर हाई कोर्ट से जूनियर जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। आज खान साहब को ये फ़िक्र है कि जूनियर जजेस दूसरी हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पे क्यों लाए गए, जब खान साहब के अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस तैनात हो रहे थे तो खान साहब ने कोई सवाल नहीं उठाया था। सेठ वकार साहब ने एक पटिशन भी दायर की थी, उस पटिशन की भी मुखालफत की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि जस्टिस शेष वकार की मुखालफत की गई थी। कहा गया था कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। उस वक्त जूनियर जज अगर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे तो कोई एतराज़ नहीं था। आप दिखा दें कि जब वो जज लग रहे थे इमरान खान साहब के वज़ीर कानून ने, इमरान खान साहब के अटॉर्नी जनरल ने कोई एतराज़ उठाया हो। आज खान साहब को एतराज़ है और खान साहब कहते हैं कि इन जजेस ने खतूत भी लिखे थे चीफ जस्टिस को, उन खतूत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और खान साहब इस दरख्वास्त में ये कहते हैं कि 19 जून का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और जजेस का जो ट्रांसफ़र है, जो मुस्तकिल ट्रांसफ़र कहा गया है, ये मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये आर्जी ट्रांसफ़र है। और अगर इन जजेस को ट्रांसफ़र पे लाना है ये हलफ उठाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जूनियर जज के तौर पे इनको रखा जाए। अब देखते हैं, खान साहब की अपील आ गई है, इस अपील पे बेंच बनेगा, बड़ा बेंच बनेगा। पहले वाले जजेस इस बेंच में शामिल नहीं हो गए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये केस समर वेकेशन के बाद ही टेकअप किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।